नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मार्च के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है देश और दुनिया की खबरें। पहली खबर के बारे में हम बात करते हुए विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में बात करेंगे, जो हर साल 3 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार 2023 की जो थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, यानी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इस थीम के साथ में इसको 3 मार्च को बनाया जाएगा पूरे विश्व में। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, यानी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं, उनके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है CITES। तो इसके सहयोग से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके करा गया था। CITES के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता करा गया और उसमें आज के टाइम में 184 सदस्य देश शामिल हैं। इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1975 में हुआ था और भारत ने 1976 में इसको ज्वाइन करा था 25 देश के रूप में। इसमें स्पेशली कानून बनाकर राष्ट्रीय कानूनों की जगह लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाते हैं और इसको पालन करवाया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा। स्पेशली जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो वन्य जीव हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उनको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है इस कन्वेंशन के माध्यम से। देखो, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाएगा, WHO के द्वारा किया जाएगा। और साथ में ही आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है वो क्या है 2023 की, तो सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, इस थीम के साथ में ही विश्व श्रवण दिवस मनाया जाएगा। WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया था। कब मनाया था? 3 मार्च 2007 को। और पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के रूप में जाना जाता था। इस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता था। WHO की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। लेखा महानियंत्रक के द्वारा 47वें नंबर का सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। और आपको बता दें कि ये 1 मार्च को इसका स्थापना दिवस होता है, यानी सिविल लेखा दिवस की स्थापना दिवस होता है। और इसीलिए इसको हर साल 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है लेखा महानियंत्रक के द्वारा। जैसा कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक है भारती दास की। भारती दास जो है भारत की ICAS है, यानी इंडियन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है। लेखा महानियंत्रक का जो काम होता है वो स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है। बजट करना, भुगतान, लेखांकन, पेंशन वितरण और साथ में ही जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं उनमें फाइनेंशियली जो पैसे का ट्रांसफर है, डेटा का ट्रांसफर है, सूचनाएं ट्रांसफर करना, इनका मुख्य काम और उद्देश्य होता है। अगर हम भारतीय सिविल लेखा सेवा के बारे में बात करें तो 1976 में संशोधन करके एक अध्यादेश की घोषणा करी गई थी और उस घोषणा के माध्यम से भारतीय सिविल लेखा सेवा को एक अलग बॉडी बनाया गया था। स्पेशली इसका जो काम है वो भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं के वितरण में मदद करना है। भुगतान सेवाएं, कर संग्रह प्रणाली और साथ में ही सरकार व्यापी लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग जैसे काम इसके प्रमुख काम होते हैं। अब हम बात करेंगे नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का जो 8 नंबर का संस्करण है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2 से 4 मार्च के बीच में किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इटली के जो प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस बार की जो थीम है वो है उकसावा अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। इसमें स्पेशली जो रायसीना डायलॉग हो रहा है, इसमें 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस डायलॉग में शामिल होने से मना कर दिया है। इसके बाद में इसकी जो स्टार्टिंग है वो 2016 में करी गई थी और इसको रायसीना डायलॉग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो विदेश मंत्रालय का मुख्यालय है वो नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसको रायसीना डायलॉग बोला जाता है। ये जो डायलॉग है रायसीना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से जो एशिया के देश हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाए और उन एशियाई देशों का विदेशी देशों के साथ में किस तरीके से संपर्क साधा जाए और उनके संबंधों को मजबूत किया जाए।
अब हम ओडिशा के 3 जिलों के बारे में बात करेंगे जहां पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने ये दावा किया है कि वहां पर सोने के भंडार मिले हैं। वो जिले कौन से हैं? तो देवगढ़ है, क्योंझर है और मयूरभंज है। क्योंझर और मयूरभंज के 4 ऐसे जगह हैं जहां पर सोने की खानें मिली हैं और सोने के भंडार मिले हैं, और देवगढ़ में एक ऐसा स्थान है जहां पर सोने के भंडार मिले हैं। अच्छा, उड़ीसा में पहली बार 1970 और जो 80 वाला जो टाइम था उस दशक में एक सर्वे कराया गया था और अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर सोना मिल सकता है। और अभी हाल ही में जब जीएसआई ने वहां पर सर्वे करा तो पाया कि जो उड़ीसा के 3 जिले हैं वहां पर सोने की खदानें मिल गई हैं। उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति को अगर हम समझना चाहते हैं तो पहले इसके मैप को देखना पड़ेगा। तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। साथ में ही उड़ीसा जो है इसका पूर्वी हिस्से में आपको पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, और इसका जो उत्तरी एरिया है वहां पर झारखंड मिल जाएगा। दक्षिणी एरिया में आंध्र प्रदेश मिलता है, और जो पश्चिमी वाला एरिया है यहाँ पर आपको झारखंड मिल जाएगा। अगर हम इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में बात करते हैं तो लौह अयस्क के भंडार यहाँ पर मिलते हैं काफी मात्रा में। और वो जगह कौन सी है? तो गुरु महिशानी, सुलईपत, बादाम की पहाड़ी, क्योंझर, बोनाई, मैगजीन की भी प्रमुख जो खनन केंद्र है वो यहाँ पर उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंझर में, सुंदरगढ़ में, बोनाई में, कालाहांडी में और कोरापुट में। बॉक्साइट के भी खनन केंद्र आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि बोलांगीर और संबलपुर उच्च कोटि के बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। कालाहांडी, रायगढ़, कंधामल और कोरापुट जिले में बॉक्साइट मिलता है। डोलोमाइट के भी प्रमुख केंद्र हैं यहाँ पर सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट में। चूना पत्थर और मैग्नीशियम का भी, यह डोलोमाइट क्या होता है? तो डोलोमाइट जो है चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है डोलोमाइट। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि खनिज की दृष्टि से उड़ीसा काफी ज्यादा धनी एक राज्य है भारत के लिए। नागालैंड में पहली बार 2 महिलाओं ने विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। वो महिलाएं कौन सी हैं? तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से सॉल होतु ओनमो क्रुस हैं, और दूसरी हैं हेकानी जाखलो। उन्होंने जो है राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी है और अब ये राज्य विधानसभा में जाएंगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब नागालैंड का अस्तित्व आया था 1963 में, तब से कोई भी महिला विधायक राज्य विधानसभा में नहीं थी, और अब ये 2 महिलाएं राज्य विधानसभा में निर्वाचित होकर जा रही हैं। हिकानी दीमापुर 3rd निर्वाचन सीट से विजयी हुई हैं, और सलहौतु ओनवो क्रुस जो एनडीपीपी की उम्मीदवार भी हैं और एक स्थानीय होटल की मालिक भी हैं, उन्होंने निर्दलीय केन्ही झाओ नखरो के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अगर हम बात करें भारत और जापान के बीच में, तो यहाँ पर धर्म गार्जियन नाम की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? जापान के कोमात्सु में संचालित हो रहा था। 13 फरवरी से 2 मार्च तक ये जो सैन्य अभ्यास है चला है। तो अब जो है 1 और 2 मार्च को यहाँ पर एक और सैन्य अभ्यास कराया गया है जिसका नाम है शिन्यू मैत्री, है ना, जो ये स्पेशली जो वायुसेना से संबंधित एक्सरसाइज है। स्पेशली इसमें भारतीय वायुसेना का एक दल और C-17 ग्लोब मास्टर 3rd विमान भी इस अभ्यास में शामिल हुआ है। अगर हम भारतीय वायुसेना के सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो भारतीय वायुसेना का एक सैन्य अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th में के रूप में चल रहा है, और एक ब्रिटेन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के रूप में चल रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया 1 मार्च को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा। कहां पर किया गया? तो ऋषिकेश में गंगा तट पर किया गया, और इसकी जो स्टार्टिंग है किसके द्वारा कराई गई? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग कराई गई है। उत्तराखंड को अगर हम भारत के मैप में देखें तो भारत का जो उत्तरी एरिया है वहां पर उत्तराखंड हमें देखने को मिलेगा, जिसे पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को हुआ था। शीतकाल में यानी जो ठंड का टाइम होता है उस टाइम में उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून हो जाती है, और ग्रीष्मकाल में गैरसैंण हो जाती है। इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है, और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
हैं। अच्छा, HDFC बैंक और IRCTC ने एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है यात्रा के लिए। जब हम IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट और IRCTC के जो रेल कनेक्ट ऐप है उसके माध्यम से टिकट बुक कराएंगे तो ट्रेन टिकटों की बुकिंग पर विशेष लाभ मिलेगा। किसे मिलेगा? उन क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड है IRCTC और HDFC बैंक का। स्पेशली जो है ज्वाइनिंग बोनस, बुकिंग पर छूट और देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कई कार्यकारी लाउंज पर पहुंच का आनंद लिया जा सकता है यात्रियों के द्वारा। अगर हम IRCTC की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? तो रजनी हसीजा हैं। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो कौन है? शशिधर जी हैं। एक्सिस बैंक में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस शामिल हो गया है। इसका मतलब जो सिटी बैंक के ग्राहक हैं अब वो एक्सिस बैंक की सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है बिजनेस को स्थानांतरित करने का सिटी बैंक से एक्सिस बैंक में, वो पिछले मार्च में स्टार्ट हुआ था और इस मार्च में जाकर ये खत्म हो जाएगा। 2021 में ही सिटी ग्रुप ने घोषणा कर दी थी कि वो भारत सहित 13 देशों के खुदरा बैंकिंग ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगा और इस घोषणा के बाद से ही वो धीरे धीरे काम में लग गया है। और अब क्या है, इसी इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक्सिस बैंक में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस शामिल हो गया है। यानी जो इस अधिग्रहण के बाद सिटी बैंक के खुदरा ग्राहक एक्सिस बैंक में स्थानांतरित हो जाएंगे। एक्सिस बैंक और सिटी बैंक में जो समझौता है वो पिछले साल मार्च में हुआ था 12,325 करोड़ रुपए में, और 30 लाख कस्टमर भी जो सिटी बैंक से रिलेट करते हैं वो एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। भारत में 1902 में मौजूद सिटी बैंक 1885 में कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में काम कर रहा है। मतलब 1902 से ही काम कर रहा है ये, और देश में इसकी 35 ब्रांच मौजूद हैं और कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में करीब 4,000 कर्मचारी काम कर रहे थे सिटी बैंक के। जापान, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और ताइवान के बीच में सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति के लिए, है ना, कि निर्बाध रूप से आपूर्ति की जाए सेमीकंडक्टर की, इसके लिए चिप 4 वार्ता शुरू करी गई है। जो ये सेमीकंडक्टर या चिप होते हैं वो स्पेशली कंप्यूटर में, गाड़ियों में लगने वाले चिप होते हैं। तो इनकी आपूर्ति को बनाए रखने के लिए वार्ता शुरू करी गई है। कहाँ पर? होनोलुलु में। अच्छा, आपको बता दें कि जापान और दक्षिणी कोरिया सेमीकंडक्टर के फील्ड में, यानी सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों में सबसे अग्रणी है। यानी कि एक तरीके से ये हब कहे जाते हैं सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों में। तो स्पेशली एक वार्ता आयोजित करी गई है जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर है उसकी आपूर्ति की जाए, क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि अमेरिकी वाणिज्यिक विभाग ने अनुमान लगाया था कि चिप की कमी की वजह से देश की 2021 में GDP वृद्धि में 1% की गिरावट आई थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान के बीच में ये जो वार्ता है वो शुरू करी गई है। Reliance Jio has become the second strongest telecom brand in the world। यानी कि ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग में ये बताया गया है कि दुनिया के 10 सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांडों की सूची में रिलायंस जियो पिछले साल 5वें नंबर पर था और अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। यानी जो इसकी ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ गई है। भारत सरकार ने 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी है, जो खरीदा जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6,828 करोड़ रुपए में, और जिसमें 100 से अधिक MSMEs को फायदा होगा, 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। स्पेशली जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भारतीय एरोस्पेस रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। STT-40 एक टर्बोप्रॉप विमान है, यानी स्पेशली ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही उपयोगी विमान है।
जिसका जो 56% भाग है वो स्वदेशी सामग्री से बनेगा, और साथ में ही इसमें जो HAL है, यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने MSMEs को शामिल किया है और निजी उद्योग को शामिल करा है इन विमानों को बनाने के लिए। अगर हम HAL के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। संस्थापक बालचंद हीराचंद थे। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अनंत कृष्णन। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय ने बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव क्यों किए गए थे? क्योंकि एक जो केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विपक्षी दलों के द्वारा। तो एक पीठ बनाई गई थी, संविधान पीठ बनाई गई थी 5 जजों की, जिसमें जिसके अध्यक्ष थे KM जोसेफ। ठीक है, तो इस पीठ ने डिसीजन दिया है 2 मार्च 2023 को, और डिसीजन में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेगा। समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो, और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो विपक्ष का ही जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल होगा इस समिति में। जो 5 बदलाव किए गए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा वो देख लेते हैं। तो पहले तो इनकी नियुक्ति में जो एक समिति होगी वो समिति काम करेगी, जिसमें PM होंगे, LOP होंगे और CJI होंगे। अब इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रोसेस है, यानी महाभियोग चलाकर हटाया जाता है, उस प्रक्रिया के तहत ही चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। आयोग के लिए अलग बजट होगा, क्योंकि अभी तक जो बजट दिया जाता था वो केंद्रीय बजट का हिस्सा होता था, कानून मंत्रालय के द्वारा दिया जाता था। आयोग का संसद की तरह ही अलग सचिवालय होगा, यानी आयोग का एक अलग अपना सचिवालय होगा। और साथ में ही अगर आयोग को लगता है कि कहीं पर कोई पोस्ट है जो रिक्त है या कहीं पर किसी कानून में स्पष्टता नहीं है, तो चुनाव आयोग अपने खुद के नियम बना सकता है और लागू करवा सकता है। अच्छा, वो 5 जज कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। तो अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार। ठीक है ना, ये शामिल थे इस संविधान पीठ में। और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नियम है ये तब तक लागू रहेंगे जब तक कि संसद इस विषय पर कानून नहीं बना देती। स्पेशली इसका जो मोटिव है वो निष्पक्ष निसंदेह चुनाव कराने के ऊपर है। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर जो 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो 3 मार्च को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, और 2016 से ये डिसीजन लिया गया था कि इस विषय पर हर साल सम्मेलन किया जाएगा। अब इसका जो उद्घाटन है वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मुख्य सलाहकार हैं डॉक्टर V आनंद नागेश्वरन, उनके द्वारा किया गया। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? एंटिट्रस्ट एंड रेगुलेशन, इंटरफेस एंड सिनर्जीज थीम के साथ किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि कानून के मुद्दों पर, प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और बहस की जाए, लोगों की समझ को विकसित की जाए और कानूनों की को अर्थशास्त्र के जो कानून है, प्रतिस्पर्धा कानून है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और 4 दिवसीय एक्सपो का 2 मार्च को गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जो हमारे केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, जिसमें 150 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। स्पेशली SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनका आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए, बाजार की पहुंच को बताने के लिए, आयात निर्यात, उत्पादवार जैसी बातों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और आर्थिक साझेदारी के ऊपर बात करी गई है शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच में।
4 मार्च को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, किसके द्वारा? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा। स्पेशली जो मोटिव है वो है जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर को उपलब्ध कराना और एक प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो अपने स्किल्स को प्रदर्शित करेंगे और विभिन्न कंपनियों से उनके जो टाई अप होंगे, यानी विभिन्न कंपनियों के द्वारा उनको रोजगार दिए जाएंगे, इस उद्देश्य से किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।